Find the height from Earth's surface, where g decrease by ऐसे लाइन से लिखना 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 1%, 2%, 2.5%, 3%, 4%, 5%। बनो तो जरा आ गया। देखो परसेंटेज चेंज इन जी का फॉर्मूला होता है -200h/r बराबर। तो -200 h की जगह r की जगह 6400 किलोमीटर इंटू एच। तो ये तो हमेशा ही कैंसिल होने वाला है ना, तो h इक्वल टू एक फॉर्मूला ही आ गया 32 किलोमीटर इंटू परसेंटेज चेंज इन जी। जैसे ये वाला 0.1 है तो इसमें h कितना हो जाएगा 32 इंटू 0.1 3.2 किलोमीटर। ये 0.2 में कितना हो जाएगा 6.4 किलोमीटर। ये 0.3 में 9.6 किलोमीटर। ऐसे निकालते चलो फटाफट। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। अभी हाइट की वजह से हमने निकाले, अब डेप्थ की वजह से निकालते हैं। देखो ये अपना अर्थ है जिसका ये सेंटर है। यहाँ सरफेस पे जी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं Gm/r²। हमको यहाँ से h डेप्थ पे निकालना है इस वाले पॉइंट पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा r माइनस, यहाँ r माइनस h रेडियस का एक पार्ट कंसिडर कर लेंगे। इसका जो मास है इनसाइड मास बोलेंगे, मान लो m डैश। बाद में चल के हम प्रूफ करेंगे, पर अभी ध्यान रखना कि इंटरनल किसी पॉइंट पे उसके अंदर के मास की वजह से ही वहां पर ग्रेविटी होती है, बाकी बाहरी मास की वजह से नहीं होता। तो ये g एट डेप्थ पे लिखूंगा Gm डैश बाय r माइनस h का होल स्क्वायर। अब वो m डैश कितना होगा, तो m डैश इज इक्वल टू टोटल मास m है, टोटल वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू अंदर वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r माइनस h का क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कैंसल हो गया, तो m डैश की जगह क्या आएगा m/r क्यूब इंटू r माइनस h का क्यूब। इससे रिप्लेस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा g/r माइनस h का होल स्क्वायर इंटू m डैश की जगह m/r क्यूब इंटू r माइनस h का क्यूब। ये और ये क्यूब कैंसल हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा Gm/r क्यूब इंटू r माइनस h बराबर। इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ Gm/r² इंटू r माइनस h/r लिख सकता हूँ क्या बताओ। ये Gm/r² को क्या लिख सकता हूँ g लिख सकता हूँ। कहाँ ध्यान है, g एट डेप्थ इक्वल टू g इंटू, इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा, r/r कितना 1 माइनस h/r। ये फॉर्मूला हो गया डेप्थ का। देखो हाइट पे यही फॉर्मूला जो था वो क्या था 1 माइनस 2h/r, और ये है 1 माइनस, तो माइनस साइन है कि प्लस साइन है, इसका मतलब कम हो रहा है कि ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। अब चेंज इन जी निकालना हो तो कितना निकलेंगे, वहां पर कितना था चेंज इन जी -gh/r 2gh/r, तो ये क्या हो जाएगा -gh/, फ्रैक्शन निकालना है
तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस एच बाय आर। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन जी एट डेप्थ कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 100 एच बाय आर। उसमें क्या था ये फॉर्मूला, और यहाँ पर कितना है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जाने पे जो जी डिक्रीज करता है उससे आधे रेट से नीचे जाने पे जी डिक्रीज करता है, हाँ कि नहीं। ऊपर जाने पे भी कम हो रहा है, नीचे जाने पे भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे। कहाँ पे है, हर सरफेस पे मैक्सिमम। ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा और नीचे जाएंगे तब भी कम हो जाएगा, बराबर है ना। कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मैक्सिमम, और नीचे जाने पे कम होगा, ऊपर जाने पे कम होगा, ठीक है। और जीरो कहाँ होगा बताओ तो, सेंटर पे, क्योंकि वहां पर आर माइनस एच इक्वल टू आर हो जाएगा। सेंटर पे जैसे जाएंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये वाला टर्म जीरो, तो ये पूरा वैल्यू जीरो। तो जीरो दो जगह होंगे, सेंटर पे और इनफाइनाइट पे, ठीक है। कहाँ कहाँ, सेंटर पे और इनफाइनाइट पे। लिखें, फिर लिखेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। ये तो पढ़े होंगे आप पहले भी वैसे, रोटेशन में या फिर सर्कुलर मोशन में। बताओ क्या होता फॉर्मूला, बताओ तो क्या होता फॉर्मूला। बोलिए क्या, हाँ, अर्थ की रोटेशन की वजह से जी के ऊपर जो पड़ता है इफेक्ट, उसका फॉर्मूला देखो। यह है अपना गोला अर्थ, ये है मान लीजिए इक्वेटर वाला पॉइंट, ये है पोल, ये एक्सिस। अर्थ इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ कंसीडर करता हूँ कहीं पर भी अर्थ सरफेस पे, जिसका मास m लेता हूँ। कंसीडर करता हूँ कि उसने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा। और अर्थ अगर घूम रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के साथ साथ घूमेगा, और वो इस सर्कल में घूमेगा जिसका सेंटर यहाँ होगा, हाँ कि नहीं। तो अब बताओ ये r है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, r साइन थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जो सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स किधर, सेंटर की तरफ, वो कितना होगा mg। और सरफेस को जरा इस पे लगेगा नॉर्मल, बाहर की तरफ। अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे है तो, और अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, कौन सा फ्रेम है अर्थ, ये भी नहीं पता, छी कौन सा फ्रेम है, बोल ही नहीं रहे लोग। नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, रोटेट हो रहा है। वो सभी फ्रेम नॉन इनर्शियल होते हैं जिसमें एक्सेलरेशन होते हैं। तो अर्थ अगर रोटेट हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और सन के अबाउट घूमता है, तो सन के अबाउट घूमता है तो सन से फोर्स लग रहा है ना अर्थ पे, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ना। तो वो जो एक्सेलरेशन है, इस वजह से अर्थ कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर घूम रहा हो और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वहां एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर की अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर यहाँ है, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम सेंटर। क्या होता है फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर पे आर। m ओमेगा स्क्वायर r, r बोले तो रेडियस, किसका रेडियस बताओ, r होगा कि r साइन थीटा, r साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 आ जाएंगे, हाँ कि नहीं। और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस इस फोर्स का फिर ये कंपोनेंट रिजॉल्व करते, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का कॉस कंपोनेंट 90 माइनस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टेंजेंट के लंब बताओ, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का साइन कंपोनेंट 90 माइनस थीटा।
हाँ कि नहीं? तब देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है mg और बाहर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस। तो मैं लिखूंगा mg इक्वल टू नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा को क्या लिख दूं? लिख दूं, यहां से नॉर्मल निकालता हूं, तो नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। नॉर्मल को मैं लिख देता हूं m इंटू जी इफेक्टिव, तो यहां से m कॉमन लेके कैंसल, तो g इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। बताओ माइनस आया कि प्लस? तो कम हुआ कि ज्यादा? तो अर्थ के रोटेशन से g की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? कम हो जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज करती है, बराबर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने एंगल किसके साथ लिया, वर्टिकल के साथ। अब क्वेश्चन में आपको ये एंगल नहीं दे करके इक्वेटर वाले लाइन से एंगल दे देगा, तो फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फा में, तो 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस थीटा क्या अल्फा, तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। तो इसी का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा, बराबर है। मतलब वो सवाल पे डिपेंड करेगा क्वेश्चंस में एंगल किसके साथ दिया। अगर एंगल एक्सिस के साथ दिया है तो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एंगल अगर इक्वेटर के साथ दिया है तो कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये बात बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर पोल पे लेके गया, कहाँ लेके गया, तो जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाऊंगा वैसे ये वाला थीटा छोटा होता जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को पोल पे लेके जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और साइन 0 कितना होता है, 1 होता है। कहीं कि साइन 0 कब से 1 होने लगा? कल हुआ क्या ऐसा कोई कारनामा आप लोगों ने करे हो? साइन 0 नहीं, √3 नहीं होता है। कितना होता है साइन 0? 0। तो अगर साइन 0 0 तो ये पूरा टर्म, तो जी इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगी पोल पे, मतलब एट पोल की अगर मैं बात करूं, एट पोल सब कुछ 0, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू, तो इफेक्टिव जी की वैल्यू कितना, जी 0 नहीं, जी, ठीक है। ये वाला टर्म 0 होगा ना फिर, तो जी हो जाएगा, बराबर। एट इक्वेटर, एट इक्वेटर की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 90, और साइन 90, अब 0 नहीं बोले, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बताओ, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये बड़ा है कि ये, तो ये हुआ मैक्सिमम और ये हुआ मिनिमम, बराबर है। मतलब पोल पे जी का वैल्यू और इक्वेटर पे जी का वैल्यू, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे जी क्या होगा, घटेगा, कम होगा, बराबर। इक्वेटर से पोल की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ, और जैसे हम इक्वेटर से पोल जाएंगे मास बढ़ेगा कि कम होगा, मास सेम रहेगा, मास बदलता नहीं है। इक्वेटर से पोल जाओ कि पोल से इक्वेटर जाओ कि जमीन के अंदर चले जाओ कि आसमान में चले जाओ, मास नहीं बदलेगा, मास क्या रहेगा। लेकिन वजन की बात करेंगे तो वजन में एम और जी आता है कि नहीं आता, तो एम तो सेम है लेकिन जी बदल जाएगा, तो वजन बदल जाएगा क्या। अगर मैं बोलूंगा इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो वेट, और पोल से इक्वेटर की तरफ वेट कम होगा, बराबर। जम गया बातें। तो जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है और मिनिमम वैल्यू, तो बताओ रोटेशन का इफेक्ट कहाँ मैक्सिमम हुआ, पोल पे कि इक्वेटर पे? पोल पे तो हुआ ही नहीं, जी कम हुआ क्या, रोटेशन से जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और पोल पे तो जी कम हो ही नहीं रहा है, पोल पे तो जी की अपनी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। इसका मतलब रोटेशन का वहां कोई इफेक्ट, रोटेशन का इफेक्ट किधर है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है, पोल पे नहीं है। पोल पे रोटेशन का कोई इफेक्ट, रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, इक्वेटर पे, पोल पे। क्लियर हो गया बातें। चलो लिखो फिर, एक दो पॉइंट पहले लिख लो फिर ये लिखना। पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, acceleration due to gravity decreases, acceleration due to gravity decreases,
दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल weight increases and vice versa. As we move from equator to pole, weight increases and vice versa. As we move from equator to pole, weight increases and vice versa. वाइस वर्सा मतलब उल्टा, ठीक है, मतलब पोल से इक्वेटर आएंगे तो कम होगा, ठीक है, वाइस वर्सा, VICE VERSA, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ G स्मॉल g मैक्सिमम एट पोल मिनिमम एट इक्वेटर, वैल्यू ऑफ स्मॉल g मैक्सिमम एट पोल मिनिमम एट इक्वेटर, मैक्सिमम एट पोल मिनिमम एट इक्वेटर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ G, सॉरी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट पोल and maximum at equator, is minimum at pole and maximum at equator, minimum at pole and maximum at equator। नीचे ये डायग्राम बना करके ये सब बातें लिख दें, हो गया। चलो एक सवाल लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द डे, find the length of the day if find the length of the day so weight of object becomes 0, weight of object becomes 0 at equator। find the length of the day so weight of object becomes 0 at equator। निकालो तो जरा सा, देखते किसने माकल है। लेंथ ऑफ द डे निकालना है सो दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 एट इक्वेटर। मैं ही बनाता हूँ, आप तो बना नहीं पाओगे, मतलब बना तो पाओगे, बनाओगे नहीं आप सब डरे हुए इंसान हो। देखो एट इक्वेटर कह रहा है वेट को 0 करना, वेट मतलब m इंटू जी, तो इसका मतलब G एट इक्वेटर क्या होना चाहिए 0, तो G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा G बाय आर, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट G बाय आर। लेंथ ऑफ डे का मतलब टाइम पीरियड बोला, तो ये 2 पाई बाय टी, तो टी का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। निकालो तो जरा सा इसमें डेटा रख करके, आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, जी का मतलब 10। इसे जब सॉल्व करते तो 84.2 मिनट आता है। ऐसे करो आप, t इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6400 किलोमीटर मतलब इंटू 1000 बाय जी की जगह 10, ये बाहर हो जाएगा। 2 इंटू 22/7, इसको 3.14 ही ले लेता हूँ, 3.14 इंटू 100 बाहर आ गया, 64 का 8 बाहर आ गया, इतना सेकेंड, मिनट में बदलेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 100 बाय 60, इतना मिनट। 1 0 कैंसिल हो गया, 3.14 इंटू 80 बाई 3, ये देखो थोड़ा सा 1 से बड़ा होगा कुछ, 1 पॉइंट कुछ, 80 इंटू 1 पॉइंट कुछ, 84.2 मिनट।
हो गए, लिख लिए। 2π√r/g का डेटा ध्यान रखना 84.2 होता, आगे भी आगे वाले लेसन में काम आएगा, SHM वगैरह में बहुत बार काम आएगा ये डेटा। चलो नेक्स्ट लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रहने दो, अभी कुछ सवाल कर लेते पहले। Find the gravitational field due to, find the gravitational field due to linear mass rod देखो सभी बंधु ध्यान से, एक ऐसा एक रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ इसकी l है, इसके वजह से हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है कहीं पर, मान लो इधर निकालना है हमको, इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस को d लेता हूं, d डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ट्राई करोगे क्या आप? चलो तो जरा से ट्राई। करो ना ट्राई, जोर डालो दिमाग पे। डायग्राम तो बना लो, बाकी मैं बनाता हूँ, आपसे तो होने से रहा। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, ऐसा है कि आप सोचते नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको बस स्पून फीडिंग कर दिया जाए। अब देखो सभी बंदे, अब ध्यान दो, कंसंट्रेट करो। इस रॉड की वजह से हमको इस पॉइंट पे निकालना था। मैं क्या करता हूं, यहां से x दूर आगे छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं, dx, ठीक है। उसका छोटा मास होगा dm, उस छोटा मास को लिखता हूं, यह है छोटा डाउन। इसका वैल्यू टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू dx बराबर। इसे m/l को लैम्डा भी कहते हैं, आप सेंटर ऑफ मास में करे होंगे। इसके वजह से यहां जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, अट्रैक्ट करता है हमेशा, छोटा फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। उस छोटे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बताओ? उस छोटे फील्ड की वैल्यू होगी g इंटू मास, तो बोले तो dm/r²। यही होता है ना किसी भी मास ऑब्जेक्ट के लिए। कहां ध्यान है भैया? कहीं नहीं। फिर इस धरती पे क्या कर रहे हो? टाइम पास। देखो g इंटू m/r², r मतलब यहां से यहां तक की दूरी, इसे मैं स्मॉल r लिख देता हूं, तो gm/r², ठीक है। अब फील्ड जो है वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड, बताओ स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर है। कब बताया स्केलर? फोर्स बाय मास है, इतना अच्छे से मोटे अक्षरों में लिखा है। वेक्टर है, फिर बोल रहे स्केलर है। कभी जो दिन भर बैठते हो यहाँ करते क्या रहते हो? नेट चलाते रहते हो? दिन भर बैठते हो तो थोड़ा थोड़ा कॉपी पलट के देखा करो, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगी। दो रास्ते, या तो मैं चिल्लर पढ़ा के डायरेक्ट फॉर्मूला लेके आगे निकल लूँ, काट लूँ आपका, ठीक है, आपको पता भी ना चले। अब नहीं तो फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, तो आप थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाओ, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के आया करो। समय है अभी, पढ़ा करो, एटलीस्ट कॉपी तो पढ़ो। अभी मैंने ज़्यादा पढ़ने कुछ बताया थोड़ी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा, तो इस डी का दो कंपोनेंट बनेगा,
एक डी और एक डी साइन थीटा बराबर। तो जो यहाँ फील्ड निकालेंगे वो इसको अलग निकालते हैं और इसको अलग निकालते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन, और ये हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन बराबर। तो अगर हमको एक्स डायरेक्शन का फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा डीई कॉस थीटा को। डीई की जगह पे क्या आएगा बताओ, जी इंटू डी एम बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो आप ध्यान से, g इंटू डी एम की जगह क्या आएगा बताओ, m बाय एल इंटू डी एक्स बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर, इंटू कॉस थीटा। अब देखो अब ध्यान से एक चीज और सभी बंधु, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस x है, ये एंगल को मैंने थीटा बोला। तो मैं लगाता हूँ कंसेप्ट टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर। तो डी एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ इससे। सभी बंधु अच्छे से ध्यान से देखना, जी एम बाय एल इंटू आर स्क्वायर डी एक्स की जगह रिप्लेस करता हूँ किससे, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर। आर को भी रिप्लेस करता हूँ, देखो अब ध्यान से, ये आर डी और थीटा में रिलेशन, साइन की कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बताओ आर इक्वल टू क्या लिखूंगा, डी बाय, तो इसे क्या लिखूंगा, डी सेक थीटा। तो वहां आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का मतलब क्या, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक की बातें समझा कि नहीं समझा पहले आप लोग देख लो, अच्छे से देख लो बढ़िया से, कल जब बुलाएंगे तो डेरिवेशन करने भी बुला सकते हैं। लिख काहे रहे हो भाई, अभी ध्यान दो ना, बाद में लिखना। देखो अब कुछ कैंसिल हुआ यहाँ, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक डी भी कैंसिल हो गया, यहाँ से जी एम एल और डी बाहर आ जाएगा, जी एम बाय एल इंटू डी बाहर आ जाएगा बराबर। कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो ये लिमिट सोचना है। अब लिमिट कैसे सोचेंगे ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंच सकते हैं अपन, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एंगल ये हो सकता है, और ये वाला पॉइंट कम से कम यहाँ आ सकते हैं, तो कम से कम एंगल ये वाला हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा एंगल ये, इसे मैं अल्फा ले लेता हूँ, और कम से कम एंगल ये, इसे मैं बीटा ले लेता हूँ। तो जो लिमिट होगी फ्रॉम बीटा टू अल्फा, बीटा टू अल्फा की माइनस बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा क्यों किया बताओ, क्योंकि एंगल का सेंस अलग है, अलग है ना, सेंस है ना अलग, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक को प्लस बोलेंगे तो दूसरे को। बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बताओ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की साइन थीटा। सब लोगों को इंटीग्रेशन भी नहीं आती, बेसिक फॉर्मूला, साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। गधे कहीं के, कौन से उस पे क्या बोलते हैं, लोक में जाके तांडव करेंगे आप सब। माइनस साइन थीटा तो डिफरेंशिएशन होता है, हाँ कट गई, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो होगा माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो होगा प्लस साइन थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे
तो माइनस कॉस थीटा होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है ना, याद आया कुछ? तो बताओ क्या लिखूंगा, प्लस कॉस प्लस साइन की माइनस साइन, साइन थीटा, ठीक है, फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है। इसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन जी एम बाय डी इंटू एल, एक बार अल्फा फिर माइनस, एक बार माइनस बीटा, बराबर है ना। बताओ साइन माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, क्या कर रहे हो नीचे भाई, मार्क कर दो जल्दी से। साइन माइनस बीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस साइन थीटा की प्लस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, ये वाला जो माइनस है वो सामने आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया फाइनली, जी एम बाय डी इंटू एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कोई दिक्कत है कहीं पर, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एक चीज और ये रखना नहीं है, एम बाय एल को डेंसिटी लिख दूं क्या, ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आया वो आ गया जी एम बाय एल को लेमडा लिख देता हूं, बराबर, लीनियर मास डेंसिटी बाय डिस्टेंस डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हो गया इसका फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड का हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन वाला निकालना, तो वाई डायरेक्शन में किसको इंटीग्रेट करना बताओ, यहाँ क्या आएगा, कॉस की जगह क्या आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बाकी सब तो ऐसे ही कैंसिल होने वाला ना, यहाँ पर साइन तो यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट मैं यहाँ करता हूँ ई वाई, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखता हूँ, जी लेमडा बाय डी इंटीग्रेशन कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। तो जी लेमडा बाय डी माइनस को बाहर ले लेता हूं, कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, बराबर है, हाँ कि नहीं? अब देखो ध्यान से, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है ना, कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा और ये सामने में क्या आ जाएंगे, माइनस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा फील्ड इन वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा जी एम बाय या जी लेमडा बाय डी इंटू, माइनस को अंदर ले लेता हूं तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जम गया क्या बातें? चलो लिखो, हाँ तो फिर साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर रख देंगे, वो उसका स्पेशल केस होगा। करते हैं, अभी तो नॉर्मल केस किया, फिर स्पेशल करूंगा। दोनों तरफ का लेंथ बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे, तो साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल के रख देंगे, दोनों इक्वल वैल्यू। एक कम रुक जाओ, मैं लिख देता हूं वो भी, आप सब फिर बाद में एक साथ ही लिखते रहोगे। एक साथ ही लिख लेना। पहला केस, इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, अगर रॉड इनफाइनेटली लॉन्ग हो, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये इधर इनफाइनेट की तरफ जाएगा और ये इधर भी इनफाइनेट की तरफ जाएगा। तो ऐसे केस में अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाएंगे, 90 डिग्री। दो लाइन पैरेलल ही होते हैं तब एक दूसरे को इनफाइनेट पे मिलते हैं, जैसे ये मिल रहे हैं। अब ये रॉड इनफाइनेट की तरफ जा रहा था, ये वो पॉइंट ढूंढते 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 ऐसा पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल कितनी हो जाएगी, 90। और नीचे वाला भी पॉइंट ढूंढते ढूंढते पैरेलल हो जाएगा, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 90। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 90, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ, साइन 90 साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 + 1 तो 2g लेमडा बाय डी, और ई वाई कितना हो जाएगा, ये साइन 90 कॉस 90 और कॉस 90, तो ई वाई की वैल्यू 0। तो इस केस में ई वाई की वैल्यू 0 और ई एक्स की वैल्यू
2g लैम्डा बाय डी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस, एट वन एंड ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि रॉड एक तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, दूसरे तरफ में एंड पता है हमको, नीचे रॉड नहीं है ऐसा। तो नीचे रॉड नहीं है तो बीटा तो होगा ही नहीं, बीटा की वैल्यू, फिर जिधर इनफाइनाइट है वो वाला एंगल 90 बराबर। तो बताओ इसमें EX कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 0 1, और इधर भी क्या हो जाएगा, एक 90 और एक 0, कॉस 0 और कॉस 90, ये हो जाएगा 1, तो जी लैम्डा बाय डी। तो EX और EY दोनों, तो यहाँ पर EX की जो वैल्यू होगी वो इधर की तरफ EX जी लैम्डा बाय डी, और ये EY इधर की तरफ जी लैम्डा बाय डी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू, दोनों बराबर है तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब दो वेक्टर बराबर और परपेंडिकुलर क्या होता है, रूट 2 टाइम्स, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ जी लैम्डा बाय डी हो गया बराबर है। और इसमें तीसरा केस, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी डिस्टेंस पे ये और ये दूरी बराबर है, तो ये भी L/2 हो जाएगा और ये भी, उस वक्त ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे ना, अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएंगे। तो पहले साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू, वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, ये वाला डिस्टेंस डी है, ये वाला L/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे, L/2 बाय हाइपोटेनस रूट अंडर L/2 का स्क्वायर, तो L² बाय 4 प्लस d²। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का 2 बाहर आएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर में L नीचे में रूट अंडर L² प्लस 4d²। तो यहाँ जो EX होगा वो कितना होगा, तो देखो EX होगा कितना, EX बोले तो साइन अल्फा प्लस साइन, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, ये दोनों की वैल्यू जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। इसमें 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा लिख दूं तो वो जो वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 2g लैम्डा बाय डी इंटू L बाय रूट अंडर L² प्लस 4d²। अब y कंपोनेंट में देखो अल्फा और बीटा बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल, तो 0 हो जाएगा। तो EY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप पूरी बातें लिख लो, पूरा सभी केस। आज बस इतना ही।